नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है लेयर नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पे हमने जो है फिर नॉर्म आउटपुट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और वो उसमें सिंपली हमने जो है एवरेज को रेसिडुअल आउटपुट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर एक रो में से और डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, और इसमें एप्सिलॉन को हम ऐड कर देते हैं स्मॉल वैल्यू को टू अवॉइड द डिवीजन बाय ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेसिडुअल आउटपुट था जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, कंप्यूट किया था, और इसके अंदर हमने पहले एवरेज मालूम किया। R1 से मुराद यहाँ पे रो 1 है। तो हर एक रो का हमने यहाँ पर मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को कंप्यूट किया और उसके ज़रिए फिर हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया। सिंपली हर एक वैल्यू में से जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एवरेज वैल्यू को, इसका स्क्वायर कर दिया, इन सबको ऐड करके जो टोटल नंबर था 4 से डिवाइड कर दिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। और फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर हर एक के लिए वैल्यू के हर एक रो के लिए हमने यहाँ पे उसके नॉर्मलाइज आउटपुट को फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे हमने हमारे पास वैल्यू थी 0.6027, उसमें से हमने मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास अवॉइड टू डिवीजन है बाय ज़ीरो है उसको ऐड करते हुए, तो हमारे पास ये पहली जो वैल्यू थी उसकी नॉर्मलाइज आउटपुट आ गई। इसी तरह से फिर हमारे पास सेकंड की आ गई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारे पास टोटल जो है जो पर हमने जो रेसिडुअल आउटपुट की हमारे पास आया था उसकी हमने फिर नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो है वो एक हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, और इसी को हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के में जब हम अटेंशन और सेल्फ अटेंशन हासिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है मल्टी हेड अटेंशन के बाद रेसिडुअल आउटपुट और रेसिडुअल आउटपुट से हम जो है जब लेयर नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं तो इस वैल्यू को फिर हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर लेयर्स के अंदर इसको इनपुट करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर। A feed-forward network is a type of artificial neural network where information flows in a single direction from the input layer through hidden layers to the output layer. Hidden layers से मुराद इसके अंदर जो in between intermediate layers होती हैं उनको हम hidden layers कहते हैं। It is the most basic and foundational architecture for neural networks widely used in machine learning tasks such as classification, regression and pattern recognition. Now what is the role of a neuron in FFN? न्यूरॉन की हमने जैसे पहले ही बात की थी कि ये जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क होता है इसके अंदर हम एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम इमिटेट करते हैं या उसको हम एक तरीके से कॉपी करते हैं उन न्यूरॉन्स के मुताबिक जो हमारे ब्रेन्स में होते हैं। यानी कि जो ब्रेन्स में हमारे पास हर एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसका जो प्रोसेस एक न्यूरॉन कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी हम एक प्रोसेस जो होता है उसको एक न्यूरॉन से इमिटेट करते हैं। तो ईच न्यूरॉन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। इसके अंदर हमारे पास कितने हर एक लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो हमने प्रीवियस लेयर से हासिल किया होता है उसको वो प्रोसेस करता है। और करता क्या है कि यूजिंग वेट्स, बायसेस एंड एक्टिवेशन फंक्शंस न्यूरॉन्स एक्सट्रैक्ट फीचर्स और पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। काम क्या होता है न्यूरॉन्स का कि जो हमारे पास वेट्स होते हैं, बायसेस होती हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, इनके ज़रिए जो हमारे पास डेटा में जो फीचर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करता है। द न्यूरॉन्स आउटपुट बिकम्स इनपुट फॉर न्यूरॉन्स इन द नेक्स्ट लेयर, प्रोपेगेशन फॉर इंफॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क। और इसी तरह से हम ये हमारे पास मल्टीपल लेयर्स के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है। इसके अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं या हमारे पास लेयर्स ज़्यादा होती हैं उतनी हमारे पास जो आउटपुट होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी वजह से कंप्यूटेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है और उसकी जो है वो जो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है वो भी इस हिसाब से फिर बहुत बढ़ जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक है इनपुट लेयर, एक्सेप्ट्स रॉ डेटा फीचर्स एज इनपुट। रॉ डेटा हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर, किसी भी लेयर के अंदर फीचर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। ईच न्यूरॉन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फीचर फ्रॉम द डेटा सेट। इसके मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे दे विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ
फीचर्स इन द डेटा सेट। अगर एक डेटा सेट है, इसके अंदर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, मिसाल के तौर पे हम डॉग की बात कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो मिसाल के तौर पे उसके हम कितने फीचर्स रखे हैं, यानी कि उसकी आइज़ हैं, नोज़ हैं, टीथ हैं, एयर्स हैं, उसका कलर है, उसकी हाइट है। तो जितने उसके अंदर डेटा के अंदर उसके फीचर्स होंगे, उसके मुताबिक हमारे पास हर एक फीचर के लिए एक न्यूरॉन होगा। तो ईच न्यूरॉन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फीचर फ्रॉम द डेटा सेट। Hidden layers perform transformations on the input data using weights, biases and activation functions. Hidden layers क्या करती हैं कि हमारे पास जो इनपुट डेटा में आता है, यानी कि जो फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस को अप्लाई करता है। द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स डिटरमिन द नेटवर्क्स कैपेसिटी टू लर्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे, जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा उसके पास लेयर्स होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो कैपेसिटी लर्न करने की वो बढ़ेगी, और जितनी आपकी कैपेसिटी लर्न करने की बढ़ेगी उतनी आपकी आउटपुट भी एक्यूरेट होगी। तो लेकिन ज़ाहिर बात है इसकी फिर वो कॉस्ट है, और वो कॉस्ट इसकी है प्रोसेसिंग पावर। Output layer produces the final result such as probability distribution, for example in classification task, or a single value, for example in regression task. तो अगर आपने मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, रिग्रेशन कैसे होता है, और उस सूरत में हमारे पास आउटपुट्स क्या आती हैं। तो वो उस सूरत में आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं किया हुआ तो अभी आप फिलहाल इसको स्किप भी कर सकते हैं। In a feed-forward network, a neuron, also known as a node or unit, is the basic computational unit responsible for processing input data and passing the result to the next layer. It mimics the behavior of a biological neuron. Biological neurons में हमारे human brain का जो neuron है, which receives signals, processes them, and sends the output to the other neurons. तो इंसान का दिमाग भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा होता है कि न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो सेंसर्स होते हैं वो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स को देते हैं, फिर वो न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स को देते हैं, एंड फाइनली हमारे पास वो पूरा प्रोसेस होके जो भी एक्शन होता है वो लिया जाता है। अब की कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास न्यूरॉन्स के? सबसे पहली बात है इनपुट्स हैं, द वैल्यूज रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। अगर ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट लेयर है तो ज़ाहिर सी बात है जो फीचर्स होंगे, फिर वो फीचर्स के ऊपर जो हम मुख्तलिफ जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते चलेंगे, वो इस तरह से हमारे पास हर एक लेयर का जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लेयर की इनपुट बन जाएगी। दीज इनपुट्स रिप्रेजेंट्स फीचर्स और डेटा पॉइंट्स। फिर हमारे पास वेट्स हैं। ईच इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग वेट। वेट रिप्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इनपुट टू द न्यूरॉन। ये हम पहली बात कर चुके हैं वेट्स, और वेट्स को हम डिटरमिन कैसे करते हैं? हम ये ट्रेनिंग के टाइम पे करते हैं, और मैंने कहा था कि ट्रेनिंग में हम ये वेट्स कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि ये वेट्स होते हैं जो हमें ट्रेनिंग, जो हम डेटा की ट्रेनिंग करते हैं, कॉर्पस टेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जब हम इस वक्त ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर उस वक्त हम ये वेट्स को वगैरह को डिटरमिन करते हैं, और फिर उनको बाद में हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं इनकोडिंग के टाइम पे और डिकोडिंग के टाइम पे। Bias, an additional parameter added to the weighted sum of inputs, helps the neuron adjust the output independently of the inputs, improving flexibility in learning. ये biases हम क्यों ऐड अप करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये इसकी ज़्यादा डिटेल हम न्यूरल नेटवर्क्स के जो मेथड्स हैं या मशीन लर्निंग के उधर हमें इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे बहरहाल हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमें जो है एडिशनल पैरामीटर बायसेस ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो आउटपुट थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो वेटेड सम हमारे पास क्या है? द न्यूरॉन कंप्यूट्स द सम ऑफ वेटेड इनपुट्स एंड बायस। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ WI इंटू XI प्लस B, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो WI वेट है, X जो हमारे पास इनपुट है, और B हमारे पास बायस है। एक्टिवेशन फंक्शन f of z के हमारे पास अ मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाइड टू द वेटेड सम ऑफ z इंट्रोड्यूसेस नॉन लिनियरिटी इनेबलिंग द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। ये इसका हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है, उसको हम इसलिए ऐड अप करते हैं ताकि हम जो हमारे पास इनपुट पैटर्न है उसके अंदर हम नॉन लिनियरिटी को ला सकें, और नॉन लिनियरिटी लाने का मकसद होता है कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें।
जो सबसे कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है वह है ReLU, sigmoid एंड 10H. The result of the activation function is passed to the next layer or used as the final output if the neuron is the output layer. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं न्यूरॉन प्रोसेस की, इसको समझने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि FFN कैसे काम करता है. तो यहाँ पे हमने बहुत एक सिंपल दो इनपुट्स ले ली, x1 = 2 एंड x2 = 3. इसके अंदर वेट्स हमने ले लिए, x1 के लिए 0.5 और x2 के लिए 0.8 और बायस हमने यहाँ पे ले लिया 1. तो हम देखते हैं ये एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम करता है. तो ReLU जो है एक्टिवेशन फंक्शन वो सिंपली क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है 0 to Z के डोमेन में. सो कंप्यूट द वेटेड सम. वेटेड सम हम कैसे कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये, इसके लिए ये इक्वेशन. इसके अंदर हम Z के वैल्यू फाइंड करेंगे. तो W1 × x1 प्लस W2 × x2 प्लस B, तो हमारे पास आ गया 4.4. अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 0 to 4.4. जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास 4.4 है, तो हमारे पास न्यूरॉन आउटपुट आ गया 4.4. तो ये सिंपल इजी डेटा टू अंडरस्टैंड हाउ दिस FFN, हाउ दिस एक्टिवेशन फंक्शन वर्क्स. अब हम इसी को अप्लाई करते हैं अपनी एग्जाम्पल के ऊपर. तो हमने, अगर हम प्रीवियसली देखें तो हमने नॉर्म आउटपुट का जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास ये आया था, जो यहाँ पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. ये हमने हासिल किया था नॉर्म आउटपुट का फ्रॉम रेसिडुअल आउटपुट के, नॉर्मलाइज करने के बाद रेसिडुअल आउटपुट को. तो इसके अंदर अगर हम W1 जो है हमारे पास वो क्या होगा, हम अज्यूम करें कि W1 हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ हैं. इसकी 4/6 जो है उसकी डायमेंशन लिखी हुई है. ठीक है, W1 की डायमेंशन है हमारे पास 4 रोज और 6 कॉलम्स. इसी तरह से हमने W2 हासिल किया. W2 भी हमारे पास ये 6/4 की हमारे पास वेट मैट्रिक्स है. और B1 हमारे पास हमने अज्यूम किया कि वो बायस 1 जो है हमारे पास 0.1 -0.2 0.3 0.0 एंड सो ऑन ये है, और B2 हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं. तो हमने सिंपली जो है वो हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड आउटपुट आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वेट से. यानी कि ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है 0.6342, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 0.2 - 0.1 वाली मैट्रिक्स से. और उसके अंदर फिर हमने ये B1 वाला जो हमारे पास बायस है उसको ऐड कर दिया. तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई norm.W1 प्लस B1, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आई है. और इसके अंदर से हमने ReLU को इम्प्लीमेंट किया, तो मैक्स वैल्यू को. तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इससे हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जितनी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं. आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर अब ये 0.2985 तो जाहिर सी बात है 0 और 0.2985 में तो जाहिर सी बात है 0.2985 बड़ा है. लेकिन अगर हम इस वाली वैल्यू के अंदर देखें, पहली वाली वैल्यू, तो उसमें 0 और -0.6284 में 0 पड़ा है. तो यहाँ पे इसको इसने रिप्लेस कर दिया 0 से. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से. तो ये बेसिकली हमारे पास इस एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है इस वाले ReLU की सूरत में, कि यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को 0 से रिप्लेस कर देते हैं. इसी तरह से हमने फिर कंप्यूट किया W2 के लिए भी, वहाँ पे भी हमने Z को कंप्यूट किया यहाँ पे. उसके बाद उसको भी ReLU उसमें अप्लाई किया. तो यहाँ हमारे पास इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. इसमें भी यहाँ पे फिर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें से ख़त्म हो जाएंगी. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो रेसिडुअल आउटपुट को अप्लाई करते हैं. यानी कि रेसिडुअल आउटपुट हमने 2 दफ़ा अप्लाई करते हैं. एक तो हमने अप्लाई किया था जब हमने पोजिशनल इनकोडिंग से आउटपुट हासिल की थी, और अब हम इसको जब हम ReLU को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि कोई एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद दोबारा से हम रेसिडुअल आउटपुट को अप्लाई करेंगे.
और रीज़न यहाँ भी इसकी वही है जो हम पहले थी कि हम चाहते हैं कि इनपुट की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रहे। तो यहाँ पर हम जो FFN की आउटपुट होगी उसके अंदर दोबारा से जो हमारे पास नॉर्म आउटपुट यानी कि जो इनपुट थी FFN की उसको दोबारा इसके साथ ऐड अप कर देंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो आउटपुट है वो ये थी ReLU की 0.3003, 0.423 एंड सो ऑन। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आउटपुट आ गई। और फिर लेयर नॉर्मलाइजेशन को भी हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी वही हमने किया, यहाँ पे हमने गैमा है मल्टीप्लाइड जो कि हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास 1 है। और फिर उसमें जो हमारे पास x है जो हमारे पास इनपुट है उसमें से हम एवरेज को माइनस करेंगे जो मीन वैल्यू है ईच रो की, और जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे एप्सिलॉन को, वही हमारे पास स्मॉल कांस्टेंट है, वही डिवीजन बाय ज़ीरो को अवॉइड करने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और उसमें फिर हम बीटा ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास शिफ्टिंग फैक्टर है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हमने जब एक्स नॉर्म को अप्लाई किया, कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 0.4843 माइनस 0.2057 एंड सो ऑन। तो यहाँ तक हमने अपना जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे के लेक्चर्स में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए ट्रांसफार्मर को, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो किस तरह से जो है वो ये ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट्स देता है।